बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन व हज़रात, हम आज जो मौजू लेकर आए हैं वो भी बहुत अहम है, और ये वो मर्ज़ है जो पाकिस्तान में 50% लोगों में लाहक है। जी हाँ, आज का मौजू है फैटी लीवर के हवाले से। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, अपने माहिरीन से हम आज इसकी राय को जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पे माहिरीन मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ बैठी है जी तबीबा नजमुल सहर साहिबा। ये होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, तबीबा भी हैं, रेजिमेंटल थेरेपिस्ट भी हैं, और साइकोलॉजी में भी MSc इन्होंने कर रखी है। और उनके साथ बैठे हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब। ये माहिर तिब्बे यूनानी हैं, माहिर नब्शनास हैं और रेजिमेंटल थेरेपिस्ट भी हैं। तो आप दोनों मेहमानों को जी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा तबीबा साहिबा, आपसे पहला सवाल है मेरा कि ये फैटी लीवर जो है ये बेसिकली है क्या? देखिए, लीवर जो है वो हमारी बॉडी में दूसरे नंबर पे बड़ा ऑर्गन है जी जी। और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और पूरे बॉडी को हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। अगर इसके अंदर कोई अकोमुलेशन हो जाती है, फैट अकोमुलेशन है जैसे, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, तो उसकी वजह से इसके साइन सिम्टम बॉडी पर आना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता, लेकिन अगले जो ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में है तो काफी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हकीम साहब, आपसे ये सवाल है कि इसकी बुनियादी अलामात क्या होती हैं फैटी लीवर की, कि क्या ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिस वजह से इसकी अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं? फैटी लीवर जो है इसमें जैसे इन्होंने बताया कि स्टार्ट में अलामात नहीं होती जाहिर। वो बंदे को कोई गुर्दे की, कोई मैदे की या किसी भी किस्म की पेट के अंदर कोई तकलीफ हो जाए तो उसका अल्ट्रासाउंड कराए तो अचानक पता चल जाता है कि इस फैटी लीवर है। बिल्कुल सही। फैटी लीवर की अलामत तब आती हैं जब वो सेकंड या थर्ड स्टेज में दाखिल होता है। बिल्कुल सही। तो उस वक्त फिर इसकी कुछ मखसूस अलामत होती हैं। अगर बंदा अल्ट्रासाउंड ना भी कराए तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट फैटी लीवर का है। मसलन पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस और कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, मुतफ़न मादे पेट में रुकना शुरू हो जाती है, जिगर सुस्त होता है, आज़मा ख़राब हो जाता है, कोई चिकनाई वाली चीज़ खा लें तो मतली की कैफियत हो जाती है, या नॉर्मल जो रोशनी है उसमें जो नज़र कम आता है, अगर रोशनी तेज़ हो जाए तो नज़र, यानी फैटी लिवर जो है ये नज़र के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, ठीक तो है। इस तरह की जो अलामात है उससे अंदाज़ा हो जाता है। पेट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जो राइट साइड है जहाँ पे लिवर होता है, यहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो इस तरह की जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि फैटी लिवर हो रहा है। अच्छा हकीम साहब, जिगर जो है ये बॉडी का एक मेन ऑर्गन है, जैसे मैडम ने भी बताया कि हम इसको तिब्बी ज़बान में अज़ाए रईसा में इसको शुमार करते हैं। जी। तो ये बताएं कि शुगर, ब्लड प्रेशर और जो हार्ट अटैक है, ये भी बीमारियां फैटी लीवर की वजह से ही होती हैं? असल में जो शुगर के या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या जो दिल के मरीज़ होते हैं, ये सारे अमराज चूँकि गाढ़े खून से पैदा होते हैं। ख़ास तौर पे जिस्म के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाएं तो उससे भी जिस्म में फैट जमा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो फैटी लिवर उसमें भी होता है। ब्लड प्रेशर में भी अक्सर खून गाढ़ा होता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें भी फैटी लिवर होने के चांस होते हैं और हो जाता है अक्सर पेशेंट्स को। दिल के मरीजों को भी अक्सर साथ फैटी लिवर का आर्जा होता है। अगर दिल की शरियानें बंद हो रही हो तो साथ फैटी लिवर अटैच हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये सारे जो अमराज हैं इसमें फैटी लिवर होता है। देखने में ज्यादातर यही है कि जो शुगर के जो मरीज हैं वो, उनको बेसिकली जो होती है वो फैटी लिवर ही उसकी सबब बनता है। नहीं, शुगर जो होती है ना वो फैटी लिवर का सबब बनता है। ठीक है। इसी तरह दिल के अमराज में भी, चूंकि मैंने आपको बताया दिल की शरियानें अगर तंग हो रही हो तो इसका मतलब होता है कि जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल रुक रहा है।
बिल्कुल सही। ट्राइग्लिसराइड की या ट्राइग्लिसराइड हाँ, बड़े में हो, बिल्कुल तो सही। इन सब केसेस में जिस्म के अंदर जो चिकनाइयाँ, गैर ज़रूरी केमिकल्स या मादे हैं वो रुक रहे होते हैं, बिल्कुल सही है, जो जिस्म से मुनासिब तरीके से खारिज नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो ये फिर सब सारे चूँकि केमिकल प्रोसीजर सारे जिगर में होते हैं, ठीक है, तो ये सारे एंजाइम जिगर के सेल में रुकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जब ये जिगर के सेल्स में रुकते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल सही। उससे जिगर जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होना शुरू हो जाता है, अपना पूरा वर्किंग नहीं करता, ठीक है। तो फैटी लिवर ज़ोफेज जिगर हाँ जी, ज़ोफेज जिगर की वजह से फैटी लिवर। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, जैसे इन्होंने बताया है कि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का भी जैसे जिक्र आपने किया, इसमें ये मुझे बताइएगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारा बढ़ जाता है, और जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल उस वक्त बढ़ेगा जिसमें खून में हमारे गाढ़ापन आ जाता है, तो ये भी इसकी अहम एक रीज़न बन जाती है कि क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से ये मर्ज लाक होता है? देखिए, जब हाई कोलेस्ट्रॉल होगा ब्लड में, लिपिड प्रोफाइल अगर आप टेस्ट करवाते हैं, जी जी, उसमें उसकी मिकदारें बड़ी होंगी, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो चुका होगा, बिल्कुल तो सही। डेफिनेटली उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी हाई होता होगा, ठीक और है, वो उसके लिए भी मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ लेता होगा। ठीक है, और जब वो अपने अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसमें फैटी लीवर का उसको डायग्नोज हो ठीक जाता है, है। ठीक है, लेकिन सम टाइम इनकी मिकदारें बढ़ जाने की वजह से, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो उसकी वजह से भी फैटी लीवर हो जाता है। अच्छा, ये दोनों वाइस वर्सा हैं। अगर बिल्कुल सही। फैट अकोमुलेशन ज्यादा हो रही है, वो चिकनाई वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, या बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट जैसे इन्होंने बताया कि ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल सही। तो वो जब बॉडी में ज्यादा मिकदार में रहेगा तो लीवर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है ग्लूकोज अच्छा, की शक्ल में। बिल्कुल जब वो सही। ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो फिर वही वो फैट ज्यादा उसमें कन्वर्ट कर ठीक देता है है, उसे। ठीक है, ठीक वही है। फिर वही फैट जो है वो हमारी कमर के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। और उसकी वजह से फर्स्ट साइन ही बल्कि यही होता है, बिल्कुल बेली सही, फैट बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, और इवन बच्चों में जैसे आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही। तो उसमें ब्रेस्ट का बढ़ जाना लड़कों में खास तौर पर, अच्छा। ये भी एक साइन होता है कि उसके पीछे लिवर ही होता है। बिल्कुल सही। तो लिवर को इन साइंस को इतना मतलब गैर अहम नहीं समझना बिल्कुल चाहिए, सही। फौरन इसको नोटिस करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा कीम साहब, जैसे इन्होंने मैडम ने बताया है कि इसमें फैट की ज़्यादा बढ़ जाने, तो ये सिर्फ मोटे लोगों के अंदर ही जो होता है फैटी लीवर का आंसर पाया जाता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे मोटे लोगों में तो फैटी लिवर होता ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ पतले लोग जो होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, चूँकि इसका मोटापे से ताल्लुक नहीं होता, इसका खून के गाढ़ा होने से या जिगर के सुस्त होने से होता है। अच्छा, तिब्बे यूनानी के मुताबिक जो है ये ज़ोफ़े जिगर का तस्कीन की वजह से जो ज़ोफ़े जिगर होता है उसका आर्ज़ा है। तो जिगर जब पूरी तरह फैट को प्रोसेस नहीं कर रहा तो उसको अपने अंदर वो स्टोर कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मोटे बंदे को, जो लोग स्मार्ट होते हैं उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। बिल्कुल सही। अब जैसे मोटे अफराद होते हैं, उनकी एक वाज़ेह अलामत है कि जी उनकी तोंद बाहर निकल आती, ठीक है, या उनके अंदर जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे मेल्स हैं उनमें ब्रेस्ट बढ़ जाती है उनकी, या उनका एक वाज़ेह अलामत है। पतले लोगों में इसका कौन सा साइन होगा जिससे पता लगेगा उनको कि उनको फैटी लीवर का अर्जा है? फैटी लिवर के स्टार्ट में अलामत बिल्कुल भी जाहिर नहीं होती है। अच्छा। वो तो किसी और की मर्ज की वजह से अल्ट्रासाउंड हो जाए तो पता चल जाता है। ठीक है। या फिर अगर कुछ मैदे के अमराज लाहिक हो जाए, कोई हाजमे के अमराज लाहिक हो जाए, तो उसमें भी तशखीस हो जाती है, ठीक है, कि फैटी लिवर है। नॉर्मली अर्ली स्टेजेस पे फैटी लिवर जो है ये डिटेक्ट नहीं होता, बिल्कुल और ये सही, लंबे अरसे तक चलता रहता है। बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अल्ट्रासाउंड से ही इसकी तशखीस होती है फैटी लिवर की? अल्ट्रासाउंड में तो उस वक्त आएगा जब बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। अच्छा। बॉडी के अंदर बहुत सारी जो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें काफी सारी चेंजिंग आ चुकी होती हैं। अमूमन वो अगर पराठे समोसे पकोड़े अगर पेशेंट लेता है, चिकनाई वाली तो ज्यादा चीजें हजम खाते नहीं हैं, होती, उसको डिस्टर्बेंस होती है। फास्ट फूड का जैसे इस्तेमाल बहुत बढ़ गया हुआ है हमारी लाइफ में, जंक फूड है, फिजी जूसीज लेना शुरू हो गए हैं, तो इनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और इनके इस्तेमाल की वजह से जब लीवर के ऊपर फैट अकोमुलेशन हो जाती है तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड में इसका जाहिर होता है। बाज़ औक़ात ब्लड टेस्ट करवाने से भी SGPT SGOT इनके बढ़े हुए होते हैं, लीवर एंजाइम्स जो हैं उनकी बड़े होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि लीवर का कोई मसला हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ये जो SGOT और SGPT लेवल है,
या सिर्फ जो LFT नॉर्मल करवा लेते हैं, इसी से इसकी तशखीस हो जाती है या आपको मजीद इसकी तशखीस? जी बिल्कुल, समटाइम इनसे भी पता चल जाता है। लेकिन जैसा इन्होंने भी पहले बताया कि फर्स्ट स्टेज में कोई भी एंजाइम इस तरह से बढ़ा हुआ ब्लड टेस्ट करवाने से नहीं पता चलता। बॉडी साइंस होते हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि ये मर्ज जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा कीम साहब, टेस्ट का जैसे इन्होंने बताया कि SGPT और SGOT लेवल आप करवाएं तो ये टेस्ट हो गया, LFT का टेस्ट हो गया, इससे इसकी डायग्नोज इजी हो जाती है। तो तिब्बे यूनानी में इखलात का एक निज़ाम है, खून, बलगम, सौदा और सुफरा, ठीक है। तो पहले ये बताएं कि कौन से इखलात के अंदर ये मर्ज जो होता है ज़्यादा बकसरत पाया जाता है, ये होता है, ठीक है। और दूसरा, क्या तशखीस इसकी नब्ज़शनासी से हो जाती है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी माहिर नब्ज़शनास हैं और मर्ज को डायग्नोज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इसकी नब्ज़ से तशखीस की जा सकती है। ख़ास तौर पर मरीज़ अगर सर्द खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हो, जिनको हम आम ज़ुबान में सौदावी अखलात पे मुश्तमिल ग़िज़ाएँ कहते हैं, जी, जिस तरह समोसे, पकोड़े या पराठे या इस तरह की चीज़ें जो हैं, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। अब चूँकि लोग घरों में नहीं ज़्यादा पकाते तो ज़्यादातर ऑर्डर ही किया जाता है, और उसमें मिर्च मसालों की रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इस तरह की ग़िज़ाओं को ज़्यादा लिया जाता है तो उससे फिर जिस्म में अखलात का एक तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। तो अगर आप सौदावी ज़्यादा लेंगे ग़िज़ाएँ तो उससे जिस्म में सौदा बढ़ जाएगा। तो जब सौदा बढ़ेगा तो वो जिगर को सुस्त करेगा। उससे क्या होगा कि ये सारी जो केमिकल्स हैं या ये चीज़ें हैं ये जिस्म के अंदर रुकेंगी और उससे फैटी लिवर हो जाएगा। और नब्ज़ जो है वो बता देगी कि जिस्म के अंदर फैट रुक रही है या लिवर चूँकि सुस्त काम कर रहा है तो उसके ऊपर फैट चढ़ रही है, तो डायग्नोस हो जाता है नब्ज़ से। बिल्कुल सही है। अच्छा चले, डायग्नोस तो आप कर लेंगे, आप नब्ज़ से कर लेंगे, वो टेस्ट करवा के कर लेंगे, लेकिन आप दोनों अहबाब ने एक जिक्र किया है ग़िज़ा में पराठे का। तो पराठा तो पूरे पाकिस्तान जो है वो उनकी एक मनपसंद एक नाश्ता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो पराठे के साथ, वो चाय के साथ ही पराठा खा लेते हैं। तो आपकी मसल की जो पराठे वाली पाबंदी है, इसके ऊपर आप थोड़ी सी ज़रा इस पर आप भी रोशनी डाल दें तो उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पराठा जो है इसमें कि इसको किस तरह से वो खाएं, अगर खाना है तो खाएं किस तरह से? पराठा बेहतर है कि ना खाएं, ये स्कील ग़िज़ा होती है, जल्दी हजम नहीं होता। अच्छा। और जो ग़िज़ाएँ स्कील होती हैं, जल्दी हजम नहीं होती हैं, वो फिर हमारे निज़ाम पे बोझ बनती हैं। ठीक है। कोई भी ग़िज़ा ऐसी जो जल्दी हजम होने वाली ना हो, वो निज़ाम पे बोझ बनती है, उसको फिर हजम और जुज़्व बदन बनाने के लिए मुशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो मुशक्क़त वाला नहीं है। तो या अगर आपने ये ग़िज़ाएँ खानी है फिर आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। अच्छा। अब जो पराठा है उसके अंदर दो मेन चीज़ें जो है, एक बनास्पति घी है और एक गंदम है। और गंदम में भी कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके खाने से भी जो है वो चूँकि मुशक्क़त उतनी नहीं हो रही होती। पहले दौर में जो लोग थे वो 3-3, 4-4 रोटियां या पराठे खा लेते थे, लेकिन वो मुशक्कत बहुत करते थे सारा दिन। सही है। वो उसको हजम कर लेते थे। बिल्कुल सही है। अब जो है वो चूँकि मुशक्कत नहीं है, तो अगर ये चीज़ें हम ज़्यादा खाएंगे तो वो फैट कहाँ जाएगी, जिस्म के अंदर ही उसने रुकना है और फसाद पैदा करना है। तो इसलिए अगर हमारा लाइफस्टाइल मुशक्कत वाला नहीं है तो हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और बेहतर है कि इनको इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, इन्होंने तो बता दिया उसकी सारी कैटेगरी, आप ये बताएं कि एक बंदा उसे 2 टाइम खाना खाने की आदत हो, वो सुबह पराठा खा ले, क्योंकि कहते हैं सुबह का जो नाश्ता होता है वो शाहाना होना चाहिए। बाज़ लोग पराठा खा लेते हैं, साथ कोई भी सालन या कोई भी चाय का कप पी लिया, उसके बाद वो सिर्फ शाम को खाना खाते हैं। तो अब अगर वो नहीं, उन्हें पराठा नहीं मिलता तो वो किस तरह से सर्वाइव करें या क्या अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से एडजस्ट करें? देखिए, फैटी लीवर में सैचुरेटेड फैट जो है वो मना होता है। जैसे हमारे बाजार में जितने भी पैकेट फूड आता है, जितना भी डब्बा बंद ऑयल आता है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, जो भी व्हाटएवर हम वो यूज़ करते हैं, तो बेसिकली लीवर उनको अच्छी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। ठीक है। इसलिए इसमें वो फैट चाहिए होता है जो नेचुरल हो। ठीक है। और जैसे सरसों का तेल है, देसी घी है, ऑलिव ऑयल भी किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, सीड्स लिए जा सकते हैं, नट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अखरोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरह अगर पराठा बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो वो देसी घी थोड़ा सा उसमें इस्तेमाल कर सकता है। मेजर
मैदे का इस्तेमाल इसमें नहीं करें, बेकरी आइटम इसमें यूज नहीं करें, क्योंकि मैदा और सेचुरेटेड फैट जितना भी है ये हमें फैटी लिवर को ज्यादा खराब करेगा। ठीक है, यानी आपका मतलब है कि जो देसी घी का पराठा है वो किसी हद तक थोड़ी मिकदार में, लेकिन ये है कि उसको रोजाना की बुनियादों के ऊपर ना इस्तेमाल किया जाए, कभी कभार उसको खा सकते हैं, रोजमर्रा की उसमें उसको डेली ना यूज करा जाए। ठीक हो गया। अच्छा हकीम साहब, ग़िज़ा जो होती है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है ना। और किसी भी बीमारी की जो आमद होती है वो आपको पता है कि उसका दारोमदार सारा ग़िज़ा पे है। अच्छी ग़िज़ा खाएंगे सेहतमंद रहेंगे, नाकिस ग़िज़ा खाएंगे या बेतुका खाएंगे तो बीमारियों को खुद ही इंसान दावत देता है। तो माहिरीन का ये कहना है कि जो मर्द है ना उसे डेली की 2500 कैलोरीज चाहिए होती, और जो ख़वातीन होती हैं उनको डेली की 1500 कैलोरीज चाहिए होती। बहुत सारे न्यूट्रिशंस आते हैं उनके पास, लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनसे डाइट प्लान लेते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये सवाल को मैं थोड़ा सा इसलिए वसीह कर रहा हूँ ताकि लोग सुन भी लें कि इसमें जो है वो अगर कोई 2500 से मर्द ऊपर जाता है और ख़वातीन 1500 कैलोरी से ऊपर जाती हैं तो उनके अंदर जो है वो बाद में फैट जनरेट करने वाले सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाते रहते हैं फाइबर ग़िज़ा कोई लेते नहीं जिससे उनके फैट बर्न हो। तो इसके हवाले से आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे फैट जनरेट ना हो और डाइजेशन का सिस्टम भी इजी रहे और लीवर भी फैटी ना हो। इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया कि अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें। अगर आपको फैटी लिवर हो गया है तो जितनी ग़िज़ा आप ले रहे हैं उसको 1/3 या 1/4 कर दें। अच्छा, सारे दिन में, क्योंकि सबसे पहला जो इलाज होता है किसी भी बीमारी का वो ग़िज़ा को कंट्रोल करना होता है। अगर आप ग़िज़ा कंट्रोल प्रॉपर कर लेते हैं तो आप इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आपको फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 है तो आप आसानी से सिर्फ ग़िज़ा कंट्रोल करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपसे ग़िज़ा नहीं कंट्रोल हो पा रही है, आपको नहीं पता, तो आप फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें। बिल्कुल सही। जो आपको इस तरह का डाइट प्लान सेट करके दे जिससे आप अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करके उस डिजीज़ से निजात हासिल कर सकें। अब इसमें जो डाइट है सबसे बेहतरीन डाइट है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करके प्रोटीन की इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कार्बोहाइड्रेट से फैट ज़्यादा चढ़ती है और प्रोटीन से जिस्म में हरारत पैदा होती है और फैट बर्न करने में मदद मिलती है। ठीक है। इसलिए सुबह नाश्ते में कोशिश की जाए कि लहसुन अदरक वगैरह डाल के अंडे का ऑमलेट लिया जाए। अच्छा। उसके बाद दोबारा उस वक़्त तक ग़िज़ा ना खाई जाए जब तक जिस्म शदीद भूख महसूस ना करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब आपको शदीद भूख लग गई है तो आप थोड़ी सी किशमिश और बादाम खा के दोपहर वाले टाइम को गुजारा चला लें। बिल्कुल सही। और बेहतर है कि रात वाला टाइम जो है उसमें आप आधी रोटी ले लें और साथ बकरे का शोरबा ले लें। ठीक है। या उसकी यखनी इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही। तो ये जो डाइट है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, फैट ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आप ग़िज़ा कम लेंगे तो जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी मादे हैं वो तहलील होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और जब वो तहलील होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से वो जिस तरह से आप बता रहे हैं तो वो अपनी जितनी उनको कैलोरीज दरकार है दिन की वो उसके मुताबिक चलेंगे तो उनका जो मतवाजन है वो कायम दायम रहेगा। यानी आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उसमें से कहा कि उसका इस्तेमाल कम करें और प्रोटीन का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि ख़वातीन को 1500 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। अब एक खातून है वो 2 कोक के गिलास पी लेती है तो उसने तो 1500 पूरी कर ली, तो उनको किस तरह की डाइट की ज़रूरत होनी चाहिए कि जिससे वो अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखे और इसको जो है वो ग़िज़ा के ज़रिए अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रख सकती हैं? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स में तो ऑलरेडी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जी। और केमिकल्स भी होते हैं, इसलिए ये तो फैटी लिवर में इस्तेमाल करने ही नहीं चाहिए। और जितनी भी रेडीमेड फूड है, पैकेट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सब उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बिना आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर घर का ही रोटी चावल भी अगर आप खा रहे हैं, कम मिकदार में ले रहे हैं और उसके साथ आपका वेजिटेबल है, सलाद है, कुछ मिकदार में फ्रूट्स हैं,
तो उसी से ही वेट रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल अच्छा, यहाँ एक बात और मैं क्लियर करती चलूँ कि चूंकि लिवर ग्लूकोज को करता है, प्रोसेस करता है, तो इसी तरह वो फ्रक्टोज को भी प्रोसेस कर रहा होता है। बाज़ लोगों में फ्रूट्स ज़्यादा लेने की हैबिट होती है और वो समझ रहे होते हैं कि अगर हम सारा दिन फ्रूट खाते रहेंगे तो हमारा वेट भी रिड्यूस होगा और फैटी लिवर भी ठीक होगा, तो ऐसा नहीं होता। सम केसेस में फ्रक्टोज को चूंकि लीवर ने ही प्रोसेस करना होता है तो वो उसको फैट में अकोमोलेट कर देता है और फैट की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ना फैटी लिवर ठीक होता है, ना ही अपना वेट कम किया जाता है। बिल्कुल सही है।